Har Har Mahadev, welcome to Kashi Clan. Electric vehicles are new phenomenon to this world. Electric vehicles revolutionize today's world. In this episode, we will navigate the charged landscape of electric vehicles, exploring their technological achievements, environmental impact, societal implications, and the accelerating shift towards sustainable mobility. Join us as we uncover the driving force behind the electric vehicle revolution, unraveling the intricate threads weaving innovation, policy, societal transformation, and geopolitics. In this electrifying journey towards a cleaner, more connected future, to enjoy this podcast today, our special guest is Rohit Pathania sir. Rohit Pathania sir is a environmental policy researcher. Sir graduated from Delhi University in environmental science. Sir is also associated with many multilateral institutions like TERI, Bloomberg, Hong Kong University of Science and Technology. Sir has also a very strong hold on North Indian state politics. कैसे हो सर आप? हर हर वेलकम सर महादेव और आवर राहुल, बहुत पॉडकास्ट. धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपने संपर्क किया और एक ऐसे विषय पे संपर्क किया जिसकी टाइमलीनेस बहुत है इस समय, जिस पे बहुत कुछ हो रहा है इस समय भारत में और विश्व में भी बहुत चर्चा है और इसके बहुत बड़े मायने भी हैं, क्योंकि जो इसका परिणाम होगा वो विश्व को एक अलग ही दिशा में लेके जा रहा है, जो शायद आज से 20-30 साल पहले भी हम लोग नहीं सोच पाए थे। तो सर ये फिनोमिनल चेंज है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन प्रेजेंट सिनेरियो? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मूलतः होता क्या है? मतलब सबसे पहला सवाल तो बहुत लोगों के लिए यही होता है और इसमें मतलब उनका किसी का दोष नहीं है। मैं मानता हूँ ये जानकारी का अभाव होता है। तो देखिए, जैसे गाड़ी आपकी होती है तो आपका जो वाहन होता है वो किसी भी ऊर्जा के माध्यम से या एनर्जी के माध्यम से चलता है। अब ज्यादातर हम जो देखते हैं तो उसमें पेट्रोल या डीजल या गैस, इसको चलाने के लिए इसको जलाकर इससे ऊर्जा उत्पन्न करके उस ऊर्जा को गाड़ी को चलाने के लिए जो माध्यम होता है वो एक इंजन होता है, जिसे कंबशन इंजन बोला जाता है। अब कंबशन इंजन की जगह अगर हम वही मूवमेंट जो है या वही जो गाड़ी को जो चलाने की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर सके, तो वो मूलतः इलेक्ट्रिक व्हीकल की परिभाषा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंजन का कोई रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ऊर्जा का स्रोत जो है वो बैटरी के रूप में आता है और उस ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करने के लिए आप सीरीज ऑफ कन्वर्टर्स और डायनेमोस यूज करते हैं। तो अच्छा, मजे की बात आपको ये बताऊं राहुल, इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो है वो कोई नया फिनोमिनन नहीं है, कोई नई चीज इजाद नहीं हुई है। आज से 125 साल पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती थी दुनिया में और इनफैक्ट ऐसा सिनेरियो था, ऐसा परिवेश था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा प्रचलित होती थी पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों से। लेकिन क्या हुआ कि 1920-30 के दशक में लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा भूकंप आया था अमेरिका में, और उस भूकंप में ज्यादातर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तहस नहस होने की वजह से सिर्फ जो पेट्रोल की गाड़ियां थी वो चल पाई थी राहत कोष पहुंचाने में। तो उसका प्रभाव इतना पड़ा कि लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी तो हमारे लिए किसी काम की है नहीं, इससे कोई मायने अब है नहीं, हम सब हम ईंधन की गाड़ियों पर जाएंगे। और इस तरह मूलतः ईंधन की गाड़ियां विजेता निकली थी उस समय। लेकिन आज परिस्थिति उल्टी हो गई। आज परिस्थिति ये है कि एक तो जलवायु परिवर्तन का जो समस्या है वो पूरे विश्व को घेरे बैठी है। दूसरा, आप ये सोचिए कि जो वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन की समस्या है वो भारत के लिए बहुत ही विकट होती जा रही है, खासतौर पे हमारे शहरों में। ग्रामीण इलाकों में भी बहुत है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन शहरी मतलब अपने नगरीय आवासीय इलाकों में तो विशेष तौर पे बहुत ही खराब स्थिति है। आए दिन आप दिल्ली के बारे में तो सुनते ही हैं। अब आप काशी से, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि कई दिन ऐसे भी होते हैं जब काशी के जो प्रदूषण स्तर है वो दिल्ली से भी ज्यादा होता है। ज्यादा होता है सर, बिल्कुल। हाँ,
वो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके बहुत कारण होते हैं मतलब, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो भूमिका होती है वो आपकी वो परिवहन की है, ट्रांसपोर्ट की भी होती है, जिसमें कि आपके ये ईंधन से चलने वाले व्हीकल होते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हम ऑयल डिपेंडेंसी जो हमारे देश की है, क्योंकि हम आयात पे हाँ, हम आयात पे ही निर्भर हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह से समस्या ये होती है कि जब भी विदेशी बाजार में आपके तेल की दाम में बढ़ोतरी या गिरावट होती है, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। गिरावट तो बहुत कम होती है, बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। और जब भी जैसे गिरावट होने लगती है जो तेल उत्पादक देश हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी जो प्रोडक्शन होती है उसको काट देते हैं, ताकि वो जो कीमत है कच्चे तेल की वो गिर ना सके। और इसी के चलते हम लोग फिर ये देखते हैं कि आप इस पे भी मतलब आयात पे भी निर्भर है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मतलब होता है ना, आपका देश जो है बहुत वल्नरेबल है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम। कि बाहर से कोई भी अगर कुछ ऐसे मूवमेंट हो या कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो, अभी जैसे यूक्रेन की लड़ाई की बहुत बात हो रही थी पीछे, आजकल चल रही है। अब यूक्रेन जो है वो भी एक तेल निर्यातक है, रशिया है वो भी एक तेल निर्यातक है। लेकिन अब तरह-तरह के जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, तो उसमें भारत अभी तक तो कर पा रहा था, लेकिन आगे कब तक कर पाएगा ये किसी को नहीं समझ आता। तो हमें अपने आप को भी उस तरह सुरक्षित करना है, हमें हमें अपनी निर्भरता आयात पे कम करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर, ये आपने जो ये बताया कि ये ओपेक की जो कंट्रीज हैं वो लॉबिंग करती हैं पूरा, तो वो सर केवल मार्केट बेस्ड लॉबिंग होती है या मतलब जियोपॉलिटिक्स उसमें काफ़ी वो होता है, मैटर देखिए, करता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये बहुत कम लोगों को इस बात का ध्यान होता है कि इसमें मार्केट का भी हस्तक्षेप होता है, इसमें जियोपॉलिटिकल हस्तक्षेप भी उतना ही होता है। मतलब मैं किसी को एक या दूसरे के ऊपर नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप सोचे मूलतः राहुल, तो दोनों साथ-साथ ही चलते हैं ना एक तरह तो, है ना? जी। एक से दूसरा भिन्न तो नहीं है। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन सऊदी भी मतलब सऊदी ओपेक का मेंबर है। अब वो कह रहे थे कि रशिया सस्ता तेल बेच रहा है और उससे सऊदी की मार्केट कट रही है। तो सऊदी ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि आप तो अब सऊदी अरेबिया को कष्ट होता है कि रशिया जो है वो सस्ता तेल बेच रहा है और उसकी मार्केट काट रहा है ना? तो अब इसमें देखिए वही तो बात है ना कि इसमें मार्केट का भी खेल हो रहा है और इसमें आप अपनी मार्केट बचा के आप चाह रहे हो कि जो तेल का दाम है वो ऊँचा ही रहे ताकि आपकी कमाई बढ़ सके निर्यातक के तौर पे। और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश हैं जैसे यूएस है और यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो चाह रहे हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लग सके, उसको नुकसान होना चाहिए यूक्रेन का इन्वेजन करने के लिए, यूक्रेन पे आक्रमण करने के लिए। तो मूलतः जब जियोपॉलिटिकल लड़ाई जो है वो आर्थिक तरीके से लड़ी जा रही है। आप इसका मतलब समझिए बेसिकली ऐसे ही चलता है और ये आज नहीं हो रहा, 1970 के दशक में भी ये हो चुका है। जो पहली बारी भारत को जो जिसे बोलते हैं ऑयल शॉक लगा था। क्योंकि उस समय 1970 में जब ये आपका मिडल ईस्ट में झगड़ा हुआ था, इज़राइल की लड़ाइयाँ हो रही थी, लेबनान की लड़ाइयाँ हो रही थी। उसमें भी कच्चे तेल का उत्पादन भी कम हुआ था और साथ ही साथ उसका निर्यात पर भी रोक लगी थी बहुत सारे मिडल ईस्ट खाड़ी के देशों में। तो ये आज की बात नहीं है, ये बार-बार होता रहा है और इसी से हमें अपने आप को बचाना होता है हमेशा। सर, अभी कैसा मार्केट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंडिया में? वो किस हिसाब से ग्रोथ हुँ। कैसी है, इकोनॉमी कैसी है? देखिए, मार्केट बड़ी ही विचित्र है हमारे देश की एक तरीके से। मतलब हमारा देश तो नहीं बोलूँगा, पर जैसे हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, जिसे मैं बोलता हूँ, या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, क्योंकि हमारे देश में ना एक बड़ी अनोखी परिस्थिति होती है कि हमारे यहाँ पे जो 2 पहिया वाहन होते हैं या तिपहिया वाहन होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों के मुकाबले, ठीक है? तो अगर आप इलेक्ट्रिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें आपका जो मूलतः जो ध्यान है, वो इन्हीं 2 क्षेत्रों में ज़्यादा होना चाहिए। जबकि आप पश्चिमी देशों में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर जो सोच है वो गाड़ी की ही होती है, कार की होती है। और इस मामले में हमारे देश में जो विशेष तौर पे जो दोपहिया वाहन वाला सेगमेंट है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन काफी तेजी से पकड़ रहा है।
अभी नवंबर की अगर हम बात करें, तो नवंबर में जो नई गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है, कई राज्यों में वो 10 से 15% के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 अगर स्कूटर बिक रही हैं, 100 मोटरसाइकिल मिला के बिक रही हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल सब दो पहिया मिल बिक रहे हैं, तो उसमें से 10 से 15 इस समय इलेक्ट्रिक बिक रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब बहुत सारे देशों में बहुत अचंभा का नंबर होता है जब इस तरह की सेल के नंबर आ रहे होते हैं। एक विशेष सेगमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रहे हैं, वो आपके हैं ऑटो रिक्शा। और उसमें अब हम तो, आप भी काशी से, मैं नोएडा से, तो मैं ये बोलूँगा कि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत अग्रसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अब जितने भी इलेक्ट्रिक रिक्शा बिक रहे हैं इस समय, वो मूलतः इलेक्ट्रिक ही बिक रहे हैं। और ये बहुत सारे राज्यों में, जैसे असम जैसे राज्यों में भी ये देखने को मिल रहा है। तो मतलब ऐसे लगा लीजिए कि 60 से 100 में से अब जो नया 100 ऑटो आ रहा है, उसमें 60 से 80 के बीच में जो ऑटो है सब इलेक्ट्रिक है। गाड़ियों में हाँ, थोड़ा-सा महँगा, क्योंकि गाड़ी महँगी पड़ती है इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा। और स्कूटर में क्या होता है, मार्जिन थोड़ा-सा डिफरेंट कम होता है और उसमें रिकवरी जल्दी होती है इकोनॉमिकली। इसलिए भी गाड़ी जो जो कार्स हैं, उस सेगमेंट में जो बिक्री है वो इतनी तेज़ नहीं है अभी भी। जबकि टाटा मोटर्स 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुका है इलेक्ट्रिक। बट हाँ, मतलब रुचि है लोगों की, इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन अभी भी कुछ अड़चनें उस सेगमेंट में आ रही हैं। लेकिन हाँ, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, अब आज की डेट में जो ईंधन के दाम है वो काफ़ी ऊँचे हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक में स्विच करने के फ़ायदे दिख रहे हैं और उनको उसका लाभ मिल भी रहा है। क्योंकि जो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं मूलतः, जिसमें कि ईंधन की तो कोई खपत तो है नहीं, अब आपको बिजली से चार्ज करना है और बिजली का जो पर किलोमीटर जो खर्चा पड़ रहा है वो बहुत सस्ता पड़ता है ईंधन के मुकाबले। तो उससे जो आपकी लागत है वो जल्दी ही रिकवर हो रही है एक तरीके से। इसलिए लोगों के अंदर विशेष तौर में टू व्हीलर सेगमेंट में तो बहुत ज़बरदस्त रुचि है। हाँ, अब ये बात है कि लोगों को लगता है कि उसका इनिशियल दाम जो है वो महँगा है, लेकिन आप पूरे लाइफ टाइम, क्योंकि अब अगर आप 6-7 साल कम से कम एक गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें तो आपके चौथे या 5वें साल तक तो वैसे भी उसकी लागत पूरी निकल चुकी होती है, क्योंकि आपने इतना ईंधन के खर्चे पे बचा लिया होता है। तो ब उस दो पहिया और तिपहिया में तो उल्टा फ़ायदा ही है। और मज़े की बात तो ये है कि जो तिपहिया में स्पेशली जो कमर्शियल सेगमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें डिलीवरीज़ में जा रही हैं गाड़ियाँ, वो तो अब ज़्यादातर आप इलेक्ट्रिक ही देखेंगे आज की डेट में सारे बड़े-बड़े शहरों में। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि उसमें फ्यूल जो ईंधन का जो कॉस्ट होता है, वही आपके मालगाड़ी के चलने के रेट को तय करता है और जब वो कट हो रहा है, तो मुनाफ़ा तो बढ़ ही रहा है मालगाड़ी चलाने वालों को, तो उसमें तो है ही फ़ायदा। हाँ, इलेक्ट्रिक में एक ऐसा सेगमेंट तो अवश्य है जिसको बहुत कम समझा जाता है, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी छाप है देश में, और वो इलेक्ट्रिक रिक्शा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई नया नंबर निकला नहीं है। लेकिन 2016 में हमारे देश में इतने ई-रिक्शा थे जितने चाइना में इलेक्ट्रिक बसेस नहीं थी। तो आप, और उसके दम पे हमारे शहर चल रहे हैं इस समय बहुत हद तक। तो आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक तो हम काफ़ी सालों से अब कर ही रहे हैं और वो बस अब और गहरा होता जा रहा है। देश के लोगों की रुचि इसमें बहुत बढ़ रही है और मेरा मानना है कि एट लीस्ट 2 और 3 पहिया वाले जो सेगमेंट हैं, उसमें तो हम तकरीबन 50% से ज़्यादा जो नई बिक्रियाँ होंगी, वो इलेक्ट्रिक हो जाएँगी 2030 तक। टारगेट 80% का है, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि अभी जिस तरह की परिस्थिति है, वो 50% तो हम पार कर ही जाएँगे आराम से। सर, गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज है क्या ई रिक्शा के लिए? ई-रिक्शा के लिए तो स्टेट में कई कई राज्यों में होती है और केंद्र में भी आपकी ई-रिक्शा, पर्टिकुलर जो ऑटो रिक्शा है, उसको लेके तो मैं बोलूँगा कि आपकी फेम की सब्सिडी होती है। ये जो फेम की सब्सिडी है, वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ भी जिसे बोला जाता है, तो उसकी एक स्कीम होती है फेम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उसके अंदर एक सब्सिडी दी जाती है जिसपे एक सीमा निर्धारित होती है ऊपरी स्तर पे। बैटरी के साइज़ से जुड़ी होती है वो और आपको गाड़ी रजिस्टर करनी होती है और आपके, या तो वो आपके वो डीलर के उसमें फाइनल प्राइस में एडजस्ट होके वो होता है, या वो आपको खाते में मिलती है, डिपेंडिंग कैसे आप स्टेट में भी आप इसका प्रावधान है। हाँ, लेकिन मतलब और कई राज्यों में भी अलग से उसके ऊपर से सब्सिडी भी मिलती है। जैसे दिल्ली में दी जाती है
और आपके हरियाणा में कुछ गाड़ियों के मेक पे भी मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे तो नहीं है, जहाँ तक मुझे अभी ध्यान है। पर हाँ, उत्तर प्रदेश में ये है कि आपको परमिट के लिए और रोड टैक्स के लिए बहुत फ़ायदे मिलते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर करना है तो आपको कोई उसकी फीस नहीं देनी पड़ती है और आपको कमर्शियली चलाना है तो उसका परमिट भी सस्ता पड़ता है। बाकी केंद्र सरकार ने जो जीएसटी भी लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे वो सिर्फ 5% रखा है, जबकि जो सामान्य गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपका 18 से 28% तक चला जाता है जीएसटी इस समय। सर ये ई रिक्शा तो अब गांव में दिखता है, जैसे बनारस तो एक बहुत छोटा ही शहर है, बट जो बनारस के सब अर्बन एरियाज है छोटे छोटे हैं वहां पे ई रिक्शा असेंबल्स होते हैं। और ये फेम, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई फेम वन फेम टू के लिए, तो इनिशियल इनकी पॉलिसीज थी कि फोर व्हीलर्स के लिए सब्सिडाइज करना है। बट ये हुँ। ई रिक्शा अचानक से मतलब एकदम छोटे छोटे जगहों पे, गांव में भी अभी असेंबल होते हैं। आप पूर्वांचल, यहाँ हरियाणा और दिल्ली तो बड़ी जगह हो गई, पूर्वांचल के छोटे छोटे जगह पे वो बैटरी लेके आते हैं, पार्ट्स लेके आते हैं, असेंबल करते हैं और वो फिर लगा करते हैं और उसको सेल करते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा वो कोई स्किल की भी बहुत जरूरत नहीं है, बट वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी स्टार्ट हुआ उससे काफी, और वो काफी फायदेमंद भी है। तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी कोई स्टेट की है ऐसी जो ई रिक्शा को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट करती हो, एमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ये मेरे लिए बड़ा ही एक मतलब खेद का विषय भी लगता है मुझे कि ई-रिक्शा जो हमारे देश में और सिर्फ़ बड़े राज्यों में नहीं, ख़ासतौर पे बड़े राज्यों या बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में, कस्बों में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको उस तरह की पहचान नहीं मिलती है और उस तरह का मोल नहीं मिलता है। अ, जबकि आप ये देखिए कि कई जगहों पे ई-रिक्शा वो सब कर रहे हैं, जो बसों के द्वारा होना चाहिए था, जो आपके मतलब ट्रेन्स के द्वारा होना चाहिए, जो लास्ट माइल जिसे बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, विशेष तौर पे कई जगहों पे तो वो पूरा करते हैं। तो सर वो उसमें गांव में अलग दूध से कोई भी पॉलिसी तो लेके, नहीं है। हाँ, जी जी सॉरी जी। उसपे अलग से पॉलिसी नहीं है लेकिन जैसे उसमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ता चलाने के लिए। तो ये तो उन्होंने एक मतलब विशेष छूट दे रखी है। हाँ, रजिस्टर करना पड़ता है व्हीकल को आपको, लेकिन चलाने के लिए कोई विशेष लाइसेंस आपको लेना नहीं है, ये एक अच्छा है। लेकिन गाँव ग्रामीण स्तर पे देखिए क्या हो रहा है कि क्योंकि ये जो रिक्शा है ना, ये कायदे से ही जो रिक्शा है, ये किसी कंपनी के नहीं बने हुए, है ना? तो अब अगर आप कल को ये फेम का जो फ़ायदा है वो पहुँचाना भी चाहें, क्योंकि फेम में क्या होता है कि वो अब कैसे पहुँचाते हैं, वो क्या उनका माध्यम ये होता है कि वो कंपनी के रजिस्टर्ड मॉडल्स पे दिया जाता है। वो कंपनी के रजिस्टर्ड मॉडल जो है वो डीएचआई की वो डी एमएचआई की वेबसाइट पे भी सारे अंकित होते हैं। लेकिन क्योंकि इसका कोई विशेष ब्रांड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी क मुश्किल आती है कि इसको कैसे इसका जो फ़ायदा है वो कैसे पास ऑन करा जा सके कंज्यूमर को, या जो बायर होता है ई-रिक्शा का उसको। सर वो उसमें बैटरी में शायद सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते पता नहीं मुझे, बट वो सबसे महंगी शायद जो असेंबल करते हैं उसमें सबसे महंगी बैटरी पड़ती है, हाँ, जो अब पार्ट्स हैं। मेरे और से थोड़ी सी बहुत, बैटरी जो होती है वो 40 से 50% व्हीकल का कॉस्ट तो असल में वही होती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे महँगा कंपोनेंट उसका बैटरी ही होता है। और सर ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनको टोटली रिप्लेस कर देंगे एक टाइम पे, या दोनों साथ में हाइब्रिड मॉडल टाइप में चलते रहेंगे कि हैवी व्हीकल्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पे चलेंगे और ये जो लाइट व्हीकल्स हैं वो इस पे फोर व्हीलर टू व्हीलर पर्सनल व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रहेंगे, देखिए, इसमें इस ना टाइप अब में? 2 तरह की 2-3 इसमें बातें चल रही हैं विश्व में, जो संवाद हो रहा है इस विषय पे। जो हेवी व्हीकल है, उसमें भी इलेक्ट्रिक जाने के लिए तो बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तो बात बहुत ज़बरदस्त स्तर पे चल रही है। और इलेक्ट्रिक ट्रक किस तरह का इलेक्ट्रिक ट्रक होगा, उसकी चार्जिंग कैसे होगी? क्योंकि चार्जिंग को लेके उसके सबसे बड़े विषय हैं और कितने किलोमीटर रेंज दे सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक 2 तरह के होते हैं। एक तो बैटरी वाला तो होता ही है, एक होता है जिसे बोलते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली अगर जो विज्ञान के अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता होगा फ्यूल सेल क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो भी उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आप हाइड्रोजन से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो एक वो भी एक बात छिड़ी हुई है इस समय। अ, तीसरी बात ये जो छिड़ी हुई है कि हाइब्रिड जाना है कि नहीं जाना है। अब देखिए अगर आप मतलब एमिशंस को नेट बेसिस पे, और एमिशन से मेरा मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड या जीएचजी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को
नेट बेसिस पे ज़ीरो करना चाहते हैं, शून्य करना चाहते हैं, तो आपको वो सब तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको हासिल कर सकें, विशेष तौर पे जो आपका ये यातायात का जो सेगमेंट है इसमें। और ट्रक्स जैसी गाड़ियाँ जो हैं, उसमें इस समय समस्या ये हो रही है कि हमें रेंज क्या चाहिए। अब इसमें 3 तरह के विकल्प हमें दिख रहे हैं। एक है कि या तो हम ट्रक जो है कन्वेंशनल इंजन के ही होंगे, लेकिन उसका जो ईंधन है, वो या तो आपका बायोडीज़ल होगा या आपका ये बायो सीएनजी जिसे बोलते हैं, जो अवशिष्ट से या कचरे से जो आपका गैस बनती है, उसको छान के उसको सीएनजी के स्तर का बना के वो करें। दूसरी है जो हाइड्रोजन बेस्ड अ, उसमें फ्यूल सेल की भी बात है, उसमें डायरेक्ट कंबशन जिसे सीधा मतलब इंजन की तरह जला के भी बात होती है। और तीसरा जो है वो आपकी बात हो रही है इलेक्ट्रिक की। अब इलेक्ट्रिक में या तो वो आपका चार्जिंग वाला होगा या बैटरी स्वैपिंग वाला ट्रक होगा। तीनों ही केसेस में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हेवी व्हीकल सेगमेंट में अभी समस्या ये हो रही है कि ये विषय पूरी तरह सुलझा नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक की तरफ झुकाव इस समय ज़्यादा है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगा ये हम कह नहीं सकते और इसके पीछे कारण ये है कि कुछ देश हैं, विकसित देश हैं, जिनका ये मानना है कि शायद हेवी व्हीकल्स में हाइड्रोजन ही सबसे अच्छा विकल्प होगा हमारे पास और बैटरी का जो विकल्प है वो शायद इतना उचित नहीं रहेगा। बहुत सारे तकनीकी कारणों से, बहुत सारे अ कॉस्ट के इश्यूज से मतलब आर्थिक कारणों से भी। सर ये नॉर्दर्न यूरोप में कुछ हैवी व्हीकल्स चलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्दर्न टाइप में? यूरोप में चालू किया है अभी हाल ही में कुछ प्रोटोटाइप्स और इसमें वोल्वो नाम की कंपनी काफ़ी बड़ी है। जी। वोल्वो तो ख़ैर अब एक चीनी कंपनी द्वारा अ, ज ओन करी जाती है। इसमें हाँ, लेकिन वोल्वो ने लेकिन इसमें ये किया है कि उन्होंने ट्रक्स भी और उन्होंने और तरह के हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑप्शंस डालना शुरू करे हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कैटल करके है और सीबीआईसी करके हैं, जो इस समय काफ़ी बड़े स्तर पे बीवाईडी भी है, जो इलेक्ट्रिक हेवी व्हीकल्स को विशेष तौर पे बहुत बड़े स्तर पे चीन में चला रही हैं। और चीन में तो इस समय ये हो रहा है कि वहाँ पे हाइड्रोजन व्हीकल भी थे और अपना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल भी थे और इस समय बैटरी वाले व्हीकल ही ज़्यादा चल रहे हैं। जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनके लिए ज़्यादा मार्केट अब बची नहीं है। तो हाँ, लेकिन जो हाइड्रोजन वाले जो व्हीकल की जो असल में मार्केट इस समय निकल रही है, वो जापान और कोरिया से निकल रही है। सर ये जापान, कोरिया और चाइना, इन तीनों को आप कैसे देखते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, ईवीज में? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि इसमें ना 2 धार बन रही हैं। एक है जो चाइना के साथ चल रहा है, जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रिक होता जा रहा है, मोटा-मोटी तौर पे। एक जो जापान और कोरिया जो है वो एक अलग दिशा में चल रहे हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ तो इलेक्ट्रिक करेंगे और कुछ हम हाइड्रोजन करेंगे। और उनका एक बहुत अच्छा मंतव्य है उसके पीछे अगर आप उस और वो मंतव्य जो है वो जियोपॉलिटिकल मंतव्य से आता है कि हम हमारी परिस्थिति इस समय विश्व की ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिथियम जो कच्चा माल है, उसकी जो माइनिंग का है या उसकी जो खनन है, वो चीन के हाथ में है। चीन का उस पर काबिज़ बैठा हुआ है। और जो आपकी जो बैटरी जो जो सेल है, जो बैटरी पैक बनाने के लिए चाहिए, उसके भी मतलब तकरीबन-तकरीबन जो मतलब लगा लीजिए तकरीबन-तकरीबन पूरा जो विश्व का सप्लाई इस समय वो चीन से ही चला हुआ है। बाकी देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे अलग-अलग तरीकों से, लेकिन अभी भी हम क्या पूरा विश्व जो है चीन पर इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। और इस कारण से जापान और कोरिया चाह रहे हैं कि छोटे फॉर्म फैक्टर के लिए तो जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के लिए तो चलिए वो कर लेते हैं, कार्स के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, क्योंकि उनमें लागत भी ज़्यादा होगी लिथियम की, तो हम अपने आप को चीन पे निर्भर नहीं बना सकते क्योंकि उनकी अपनी एक होते ना एक यूएस के साथ अलायंस होने की वजह से उनकी अपनी एक शत्रुता है। तो उस कारण से वो नहीं चाह रहे कि वो चीन पे निर्भर हों और इसीलिए वो उसमें हाइड्रोजन के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये 2 मतलब अलग ट्रैक बन रहे हैं सोच के। अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि
दोनों के बहुत अपने फायदे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जाने में ये भी फायदा है कि आप किसी और मतलब इन किसी और ऊर्जा के माध्यम पे बिल्कुल निर्भर ही नहीं होंगे फिर, किसी भी तरीके से। अब आप देखिए, अगर आप आप इस समय आज की परिस्थिति देखें, आप तकरीबन-तकरीबन वो सब कर सकते हैं जो आपकी दिनचर्या के काम हैं, बिना किसी और स्रोत का ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल किए बिजली के अलावा। आप खाना भी बिजली में बना सकते हैं, बिजली तो ख़ैर आपके घर के काम कराने के लिए है ही, पानी गर्म कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर आप एक ही स्रोत से ये सारे जो अपने काम कर सकते हैं, तो फिर आपको दूसरे स्रोतों की आवश्यकता क्या है ना? और ये जिसे बोलते हैं रिसोर्स एफिशिएंट भी है, क्योंकि बिजली उत्पादन जो होती है उसमें से हार्डली कुछ खपत हो पाती है। ज़्यादातर तो ऐसी मतलब आप सोचिए बर्बाद ही होती है एक तरीके से। तो फायदे भी हैं इसके, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो नवीन ऊर्जा की जो बातें होती हैं, अगर उसके साथ इसको जोड़ दिया जाए, तो जो हम नेट ज़ीरो का जो एक सपना लेके चल रहे हैं, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2070 की जिसके लिए निर्धारित करी है तारीख, मतलब उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो होना चाहेंगे। तो उसमें ये सब जुड़ के एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी देते हैं भारत को, कि वो एक नेट ज़ीरो बन सके और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सके पूर्णतः। सर ये अभी उस पे बात करेंगे हम, बट ये चाइना पे एक सवाल और था, फॉलोअप क्वेश्चन, कि ये अभी चाइना में एक थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहां पे प्रोडक्शन पता पता चल रहा है, प्रोडक्शन जो रेट है वो 40% से भी कम रेट पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो मार्केट है, पूरा ईवीज का मार्केट है चाइना में, वो कितना इम्पैक्ट हुआ है, और इंडिया मतलब अगर आप इंडिया को कैसे देखते हैं, क्या वो कैच करेगा प्रोडक्शन में चाइना को, या फिर हमारी ग्रोथ अपने हिसाब देखिए से ही होती रहेगी? देखिए, ऐसा है कि चाइना में मार्केट तो इफ़ेक्ट हुई है, लेकिन चाइना में मार्केट जो इफ़ेक्ट हुई है, वो सिर्फ़ प्रोडक्शन की वजह से नहीं हुई है, कंज़म्पशन में भी एक फ़ॉल है चाइना में इस समय। तो उसका जो परिस्थिति है, बड़ी डिफरेंट है। भारत में कंज़म्पशन की समस्या नहीं है, भारत में लेकिन ये चिंता है कि हम क्या उस स्तर पे व्हीकल्स बना पाएँगे, उस स्तर पे हम वो सप्लाई चेन रिप्लेस कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। अच्छा, इसमें देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, चीन के पास एक 20 साल का एडवांटेज है इस समय। चीन ने ये शुरू किया था आज से तकरीबन 20 साल पहले, और उनका जो ड्राइवर था वो मूलतः जब, क्योंकि उनको ओलंपिक होस्ट करने थे 2008 में, तो उनको लगा कि जो उनके जो वायु प्रदूषण की जो बातें थी, जैसे आज हमारे देश के बारे में होती है, उस समय उनको बड़ी बदनामी मिलती थी वायु प्रदूषण के लिए, बीजिंग में, शंघाई में, और उनके जो बड़े-बड़े शहर है ग्वांगझो जैसे, उनमें। तो उनका मत बड़ा स्पष्ट था कि हमको एयर पोल्यूशन जो है वो किसी भी हालत में कम करना है, और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और वो एक बहुत बड़ा कारण था इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरह टेक ऑफ कर सका, लेकिन उनको 20 साल लगे आज के स्तर पे पहुंचने में। उसके मुकाबले मैं सोचता हूं कि भारत दरअसल एक बहुत अच्छी परिस्थिति में बैठा हुआ है, और उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक, हमने देखा है कि इसकी जो डेवलपमेंट जर्नी है वो क्या है। तो जो चीन की गलतियां हुई हैं, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं इस समय। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे लोकल कंजम्पशन मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है। तो उसके लिए ड्राइवर्स हैं कि हमको ही फायदा होगा अगर व्हीकल यहाँ बने और सस्ता बने। तो वो एक इंसेंटिव बहुत बड़ा है बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस क्षेत्र में घुसने के लिए। अच्छा, तीसरी बात एक और है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग भी बहुत हैं, और ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी आसानी से घुस सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अब मारुति सुजुकी जो है अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल रही है, इनफैक्ट हाई रेंज की गाड़ी निकाल रही है, लेकिन वो गाड़ी के टीज़र्स जगह-जगह निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए, और आपकी जैसे अब जो न्यू एज कंपनीज़ हैं, इसके मुकाबले जैसे ओला अपनी गाड़ी निकालना चाह रही है। टू व्हीलर्स में टीवीएस और हीरो जैसी कंपनियाँ अब आ चुकी हैं अब तो। और जो आपकी जो स्टार्टअप वाली क्षेत्र से जैसे ओला, एथर है। तो मतलब सब तरह के लोग हैं, सबके लिए जगह है, और मतलब, और ये सब जो है वो लोकली बनाने की बहुत सजग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंसेंटिव भी हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, 2 स्कीमें हैं। एक तो पीएलआई है बैटरी के लिए, दूसरा हमारे पास जो है एक फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि हम ये एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जैसे व्हीकल के जो कंपोनेंट हैं, बैटरी है, डायनामोस है, मोटर है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही उसका उत्पादन करवाएँ, उसको लोकली सोर्स करके करें। तो उनका लाभ उठाने के लिए भी
कंपनीज को लोकली तो मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा ना इस समय। तो अब ये अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि भारत जो है वो पूर्णता तो नहीं, लेकिन चीन को टक्कर तो ज़रूर दे सकता है कि जो प्लस वन ऑप्शन जिसे हम जियोपॉलिटिकल सेंस में बोलते हैं, उसके लिए तो भारत तैयार है। तो आने वाले 5 से 10 साल के बीच में मेरा मानना है कि हम बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आएगा, क्योंकि जो लोगों की जो रुचि है, जो डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब मिलके एक बड़ा ही अनोखा इकोसिस्टम क्रिएट करेगी, जहां पे भारत सही में इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम में एक अपनी विशेष छाप छोड़ेगा। सर उस स्किल के अप्रोच में हम थोड़े स्लो हैं क्या, या सही चल रहे हैं? देखिए, क्योंकि डेमोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक डिविडेंड तो है हमारे पास। देखिए, सही या गलत नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे पास वर्कफोर्स है, लेकिन स्किलिंग की कमी है। और स्किलिंग के लिए तो खैर बहुत प्रयास हो रहे हैं। बहुत सारी जो ऐसी कंपनीज हैं, वो तो खुद ही स्किलिंग प्रोग्राम्स रन कर रही हैं एम्प्लॉइज के लिए, पोटेंशियल एम्प्लॉइज के लिए भी, तो वो तो दिक्कत है ही नहीं, गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं उनके साथ मिलके। लेकिन जो एक मूल समस्या वो हो रही है कि हमें ये लग रहा है कि जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है ना? जब तक हम उसको सिक्योर नहीं कर लेते, जो लिथियम की आयात को हम सिक्योर नहीं कर लेते, और उसके लिए भारत काफ़ी देशों से बात भी कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ इस पे भी चल रही हैं कि जैसे क्वाड के अलायंस की बात होती है। अब क्वाड के अलायंस में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय तो इनफैक्ट यही है कि लिथियम कैसे सोर्स किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम के रिजर्व्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया लेकिन जो है वो खुद तो उस तरह प्रोडक्शन करता नहीं है। तो क्या भारत वो रोल प्ले कर सकता है कि उनका लिथियम लेके व्हीकल प्रोड्यूस करके क्वाड के लोगों को सप्लाई कर सके? तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं, और उसमें भारत का एक विशेष रोल होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, लेकिन फायदा उठाना पड़ेगा हमें। हम स्लो थे, मैं कहता हूं, अब हम स्लो नहीं है, और जो हमारी गति है वो और बढ़ती ही जा रही है, व्हीकल की सेल्स के टर्म्स में भी, प्रोडक्शन के टर्म्स में भी, और हमारी इस इकोसिस्टम की समझ के टर्म्स में भी। सर अब ये लिथियम फ्यूल पे आते हैं। ये आप ये लिथियम की जियोपॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि मतलब जो इसके लिए जियोपॉलिटिक्स हो रही है, चाइना का कब्जा है। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पे चाइना ने एक्वायर किया हुआ है कई सारे माइंस। तो और भी मतलब जहां जहां से निकल रहा है, अफगानिस्तान के पे भी बोला जाता है कि काफी नजर है चाइना की, वहां पे भी उनके साथ जो अफगानिस्तान के हेड्स हैं उनसे बात हो रही है, वो चाइना जाते हैं, चाइना के भी कुछ वहां आते हैं। तो उसमें इंडिया का स्टैंड कहाँ पे है, और हम कितना लिथियम एक्वायर कर, जैसे कि अभी जम्मू के रिहायशी में पता चला हमको कि यहाँ पे ये लिथियम और मिला हुआ है यहाँ पे। तो अचानक से हम पहले काफी पीछे थे, अचानक से टॉप 10 में आ गए लिथियम प्रोडक्शन में। तो वो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक कि रियासी वाले रिसोर्सेज की बात है, अभी उसकी माइनिंग तो हो नहीं रही है। अभी तो वहां हमें उसकी एक्सप्लोरेशन स्टेज पर ही है, और हमें संभावित लगता है कि इतने उत्पादन हो सकती है उस जगह से। और वो जब अभी उसके लिए ऑक्शन का काम चालू हो चुका है, बिडिंग शुरू हो चुकी है सरकार द्वारा। सिर्फ बाय द वे, सिर्फ आपका जम्मू और कश्मीर ही नहीं, राजस्थान और कर्नाटका में भी कुछ ऐसे इसके यस सर। स्रोत पाए गए हैं। तो मतलब भारत में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहां तक मतलब खुदाई और खनन और उसकी रिफाइनिंग तक पहुंचने के लिए अभी भी हम काफी पीछे हैं। जो एस्टैब्लिश्ड देश है, खासतौर पे दक्षिण अमेरिका का, जिसे एबीसी ट्रायंगल कहा जाता है, अर्जेंटीना अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले। तो उसके संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि आपका जो माइनिंग है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा माइनिंग जो है वो चीन के कब्जे में है इस समय। और वो मुख्यतः वहां पे, क्योंकि माइनिंग के अलावा रिफाइनिंग भी होती है उस क्षेत्र में, इसीलिए वहां पे निर्भरता काफी है। दूसरा, चीन के तो खुद के अपने स्रोत भी बहुत ज्यादा है, और इस पे खास तौर पे जिसे वो इनर मंगोलिया क्षेत्र बोलते हैं, उस एरिया में। तो उनको निर्यात, तो इसी वजह से उन्होंने उसको तो सिक्योर रखा ही, उन्होंने वहां पे भी काफी बड़े स्तर पे कब्जा कर लिया एक तरीके से, मतलब मार्केट एक्विजिशन और उसके माध्यम से। भारत इसी वजह से अब क्योंकि प्रोडक्शन भारत में होने लगी है और बात चलने लगी है, तो भारत ने जैसे क्वाड के अलायंस की बात कर रहे हैं, या फिर इंडोनेशिया से इसके बारे में इस विषय पे काफी बातें हो रही हैं, तो आसियान से इस पे बात हो रही है। अफ्रीका के देशों से भी कुछ स्तर पे, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्तर पे इस पे बात हो रही है।
भारतीय सरकार ने एक विशेष एजेंसी बनाई जिसका नाम काबिल है। जो एक शॉर्ट फॉर्म है खनिज, मतलब उसका फुल फॉर्म मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। काबिल लिमिटेड करके कंपनी चालू करी है जो इसी के लिए अग्रसर है और जगह-जगह स्रोत के मतलब पोटेंशियल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके सरकार को नोटिफाई कर रही है ताकि वो उसके ऊपर मतलब बायलैटरल संवाद कर सकें देशों के साथ या मल्टीलैटरल संवाद कर सके और सिक्योर कर सके, क्योंकि भारत सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा है अपने लिए, भारत और भी देशों के लिए प्रोडक्शन की बात कर रहा है। लोग भूल जाते हैं कि भारत एक्चुअली ऑटोमोटिव हब है दुनिया में विशेष तौर पे ये साउथ ईस्ट एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां बन के इन सारे देशों में जाती है काफी बड़े स्तर पे। तो hyundai की हो, मारुति की हो, इवन इंडिया टू व्हीलर्स का तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, मेक्सिको तक में हमारे टू व्हीलर्स बिकते हैं। तो इसीलिए भारत के लिए वो एक ट्रांजिशन करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि वो जो जो चीन का कब्ज़ा है उसको तोड़ा जा सके, उसकी मोनोपोली तोड़ी जा सके। तो इसमें मतलब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बनता है इनफैक्ट कि भारत ये कर सके और उसके लिए बातचीत चल रही है सब जगह एंड मुझे लगता है उसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे ही निकलेंगे। सर, आप लिथियम, इथेनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल को कैसे देखते हैं? मतलब विच वन अमंग द इसमें सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कौन है? लिथियम को देखते हैं, हाइड्रोजन देखिए, को या समस्या इथेनॉल? यही है कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनिशन क्या है यहाँ पे? और तीनों के अपने फायदे और तीनों के अपने नुकसान हैं। लिथियम की अगर माइनिंग सही तरीके से ना करी जाए, प्रोसेसिंग सही तरीके से ना करी जाए, तो वो तो असल में समझ लीजिए कि ज़मीन के लिए ज़हर की तरह होती है। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अपने वो माइनिंग वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं होता नेसेसरली। एथेनॉल की अपनी अलग समस्या है। अगर आप एथेनॉल खाने के स्रोतों से ही बनाएँगे, जिसकी वजह से इनफैक्ट जो टुकड़ा चावल का एक्सपोर्ट था बैन भी हो चुका है 2 बार इंडिया में पिछले 2 साल में। तो क्योंकि उसको इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाने की बात हो रही थी। जब तक कि आप उससे डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएँगे तब तक जो फूड वर्सेस फ्यूल की जो डिबेट है वो खत्म नहीं हो पाएगी कंक्लूसिवली। हाइड्रोजन की जहाँ तक बात हो रही है, अभी देखिए ग्रीन हाइड्रोजन की अब बात करते हैं जिसमें कि मूलतः हम पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पानी लेकिन जैसे जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। अ, अब जहाँ पे क्योंकि जिस तरह के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास उतना पानी है कि हम उन क्षेत्रों में जहाँ पे हम सेटअप करना चाहते हैं प्लांट। अब बात होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो उत्पाद है गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। को तो वहीं पर हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगा के रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करके बेसिकली हम हाइड्रोजन बनाएँगे लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पानी की किल्लत होती है। विशेष तौर पे जो ये थर वाला इलाका होता है या कच्छ वाला इलाका होता है। जो उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में। तो आपको ये सब सोचना पड़ता है करने के लिए। हाँ, ये है कि लिथियम के अपने एडवांटेज बहुत है, कि लिथियम जो है वो जैसे एल्यूमीनियम होता है, मतलब आप समझ लीजिए उसके इनफाइनाइट टाइम्स रिसाइक्लिंग हो सकती है, रिकवरी के साथ-साथ। और आपके रिकवरी प्रोसेसेस इतने अच्छे हैं कि आप पूरा लगा लीजिए ऑलमोस्ट 100% लिथियम रिकवर कर सकते हैं वेस्ट बैटरी में से आज की डेट में। इथेनॉल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इथेनॉल में आप घूम फिर के फिर वापस उस मुद्दे पे आते हैं कि आपको कुछ फीड स्टॉक चाहिए बनाने के लिए। और ग्रीन हाइड्रोजन अनफॉर्च्यूनेटली अभी नहीं हो रहा है उस स्तर पे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है इस समय सब नेचुरल गैस से बनाना चाह रहे हैं और नेचुरल गैस की अपनी समस्या है क्योंकि उसको इस्तेमाल करने से फिर कार्बन जीएचजी एमिशंस तो हो ही रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो होंगे ही। उसको कैप्चर तो आप करने के आपकी जो भी तकनीक है, वो सब एक्सपेरिमेंटल ही है अभी भी। उसमें कुछ मेन स्ट्रीम हो नहीं पाई है। जो एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में है, वो भी एक्चुअली नॉर्वे में होता है और उसका कोई इतना बड़ा स्तर नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आज तक निकले नहीं है। तो ये सब कहने तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक या दूसरा कोई नेसेसरली सही है। हाँ, ये हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं मुझे लगता है। हर किसी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, ये है कि अब इसमें ये हमें हमारे जो नीतिज्ञ हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये फैसला करना है कि कौन-सा जो इन तीनों में से जो पाथवे है, वो हमारे लिए उचित है। क्या वो 1 होगा या तीनों का मिलन होगा या 2 का मिलन होगा, कैसे होगा वो उसपे अपना शोध करके, अपनी चिंता करके वो इसपे आगे हमें दिशा दे रहे हैं एक हद तक। जिसमें कि ऐसा समझ आ रहा है कि 2 और 3 पहिया वाहन जो है वो सब इलेक्ट्रिक होंगे और जो गाड़ी और जो उससे बड़े वाहन है वो सब मिक्स्ड होंगे। मतलब उसमें इलेक्ट्रिक भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, उसमें ये इथेनॉल, बायोडीज़ल जैसी चीज़ें भी होंगी। तो देखते हैं कैसे जाता है।
सर ये फॉसिल फ्यूल्स जो था वो स्टीम इंजन और उन सबको पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। तो क्या आप देखते हैं कि जो ये लिथियम है, हाइड्रोजन है, इथेनॉल है या और अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वो फॉसिल फ्यूल्स को एकदम रिप्लेस कर देंगी या फॉसिल फ्यूल्स का अपना जो एक इम्पोर्टेंस है वो बना रहेगा? देखिए, फॉसिल फ्यूल जो है उसके एक से ज्यादा उपयोग भी तो है ना। तो फॉसिल फ्यूल अभी अगले 30-40 साल में तो हम पूरी तरह निकाल भी नहीं सकते। मैं तो बोलूंगा 50 साल तक तो हम उसको छेड़ भी नहीं सकते। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी बनते हैं। तो जैसे कि आपकी जितनी प्लास्टिक बनती है आज की डेट में, ज्यादातर प्लास्टिक जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आते हैं और उसके लिए पेट्रोल फॉसिल फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, एंड यूज के टर्म्स में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पुशबैक हो रहा है, जिसमें कि उसकी वजह से मतलब उसकी कंजम्पशन में कटौती तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। लेकिन अभी भी हम पूरी तरह उसको निकाल नहीं सकते। अब उदाहरण के तौर पे नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं, सर तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। अभी एक जो जो सेक्टर है जिसका पूरी तरह आंसर नहीं कर पा रहे हम, मतलब उसमें भी कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गई है ट्रांसपोर्ट में, वो लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो जिसे बोलते हैं शिपिंग है, जो कोस्टल शिपिंग है या फिर आपका एविएशन है, जिसे प्लेन उड़ाने की बात होती है। उसमें अभी हमारे पास जो विकल्प हैं वो इतने अच्छे और इतने सुदृढ़ नहीं है। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे तो हम उसको अभी भी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। बाकी आप ये भी तो देखिए ना राहुल कि आप चाहे भी तो आप सारे व्हीकल एकदम से रातों-रात तो इलेक्ट्रिक कर नहीं सकते ना। तो अभी आप क्या कर सकते हैं इन दैट केस? आप उसको जो विकल्प है उसको लाने में जितना पुश कर सकते हैं आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस देश के अंदर। जो जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी वो अलाउ नहीं करेगी। तो पेट्रोल इथेनॉल में जो रेशियो है 20% के ऊपर उसके बाद फिर इंजन को नुकसान होता है इसलिए भी हम उसके आगे अभी जा नहीं पा रहे हैं। जब तक कि उस तरह की गाड़ियाँ भारत में बनना शुरू नहीं होती और इस्तेमाल होना शुरू नहीं होती हम नहीं कर पाएँगे। तो अगले 30-40 साल तो मतलब मुश्किल है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 50 साल के अंदर जो भारत है क्या पूरे विश्व का जो नज़रिया होगा, इन ऊर्जा की तरफ, यातायात की तरफ बहुत अलग होगा। सर एक बहस ये चलती है कि ये लिथियम है, एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारे पॉल्यूशन होता है और बहुत सारे वाटर्स जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं। तो एक बहस ये चलती है कि हम शहरों को अपने साफ कर रहे हैं और यहाँ से हम लिथियम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ ये फैक्ट्रियां लगेंगी उनका वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम वैसी ही बनी रहेगी या उससे भी वर्स्ट हुँ। हो जाएगी। तो ये कितना सस्टेनेबल, ये और इसमें क्या है, मतलब कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें ये बात सच तो है कि इसमें पानी की क इश्यू है और इसमें पॉल्यूशन का इश्यू आता है। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम ये सब को कंट्रोल कर सकें और इसको इससे निजात पा सकें। अच्छा दूसरी बात, इसी को ध्यान रखते हुए हमारे देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे तवज्जो दी जा रही है, वो है कि हम इसकी रिसाइक्लिंग को सुधार सकें और इसकी रिसाइक्लिंग को बहुत बड़े पैमाने पे साथ-साथ मतलब क्रियान्वित कर सकें भारत के अंदर और विदेशों में तो ऑलरेडी हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है अर्बन माइनिंग का, जिसमें कि आपके जैसे बहुत तरह के कचरे के ढेर होते हैं। अच्छा लिथियम की बैटरी जो होती है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगती है, आपके फ़ोन में भी आज की डेट में जैसे लिथियम की बैटरी होती है, राइट? अब वो फ़ोन की बैटरी भी कहीं जा रही है वेस्ट में। तो आप उस बैटरी से लिथियम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं सेफ तरीके से, तो उसके ऊपर बहुत वेटेज है। अच्छा एक चीज़ और हो रही है डेवलपमेंट और वो ये हो रही है कि टेक्नोलॉजी इस स्तर पे जा रही है बड़ी स्पीड से कि हम इसको क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल लिथियम का भी सब्स्टिट्यूट कोई ला सकते हैं क्या? इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च और शोध इस समय बहुत गति से चल रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा शायद सोडियम बैटरी की बहुत बात हो रही है ना? तो और सोडियम बैटरी का एक बहुत बड़ा उपयोग जो है वो एनर्जी स्टोरेज में जा रहा है। एनर्जी स्टोरेज मतलब जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की समस्या क्या होती है वो चौबीसों घंटा बनती नहीं है। वो जब हवा चल रही है तो बन रही है, जब सूर्य का प्रकाश है तभी बन रही है। तो जो और सारी एक साथ लेकिन कंज़्यूम नहीं हो पाती, सारी एक साथ उपयोग नहीं हो पाती। तो जो शेष ऊर्जा वेस्ट हो रही है अदरवाइज़ उसको बचा के, उसको स्टोर करके कल बाद में जब उसकी आवश्यकता हो, उसको ग्रिड में डाला जा सके। तो एनर्जी स्टोरेज वहाँ पे आता है और उसके लिए सोडियम बैटरी की बहुत चर्चा हो रही है इस समय। तो वहाँ अगर वहाँ पे सोडियम बैटरी मेन हो जाती है, तो लिथियम का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ ऑटो व्हीकल्स और दूसरे ऐसे छोटी बैटरीज़ वगैरह के लिए चला जाएगा।
तो ऑब्वियसली फिर उससे भी एक फ़र्क पड़ता है कि कितना लिथियम की माइनिंग होगी, कितना एक्सट्रैक्शन होगी और पूरा चीज़ जो बात बनती है। और सर ये लिथियम की लिमिटेशंस कितनी है? लिथियम या मतलब लिथियम की भी बात कर लेते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल एंड इथेनॉल की भी। आप प्रश्न दोबारा कहेंगे? थोड़ा-सा अटक गया था बीच में। सर ये लिमिटेशंस क्या हैं लिथियम हुँ, की हाँ। और हाइड्रोजन की और देखिए, ये इथेनॉल लिथियम की? की लिमिटेशन इस समय जो मूलतः जो लिथियम बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इस समय जो मूलतः जो लिमिटेशन है वो उसकी रेंज की हो रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम 500 किलोमीटर पे तो आ गए हैं और 500 किलोमीटर के अलावा हम अब चाहें तो शायद अब बहुत जल्दी हम 700-800 किलोमीटर भी देखना शुरू कर देंगे। तो वो भी एक इश्यू नहीं रहा है नेसेसरली। हाँ, लिथियम को लेके ये है कि आपका लिथियम का जो सिस्टम होता है फॉर इंस्टेंस बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। तो लिथियम उसमें जो आपको बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स भी इन्वॉल्वड होते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। तो अगर उनमें कोई तकनीकी गड़बड़ हो जाए, तो फिर लिथियम की बैटरी जो है वो परेशानी बनती है। वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जागरूकता होनी चाहिए और इसके लिए ट्रेनिंग और मतलब नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अब बीच में बात हो रही थी कि लिथियम की बैटरी में आग लगी थी और ये बहुत कम होता है दरअसल। लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि उसमें हमेशा आग लग जाती है और ये बहुत रेयरली होता है और उसमें सबसे बड़ी गलतियाँ 2 होती हैं। एक कि आपने ठीक से उसको चार्ज नहीं करा होता। दूसरा ये होता है कि आपको ये अगर आग लग भी जाए तो आपको सही चीज़ से बुझाना आना चाहिए। उसके लिए आप पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ लोगों को नहीं पता। हाइड्रोजन का प्रॉब्लम जो हो रहा है इसके मुकाबले वो ये हो रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो सेल है फॉर इंस्टेंस और जो लिथियम का सेल है, उन दोनों की एनर्जी डेंसिटी में बहुत फ़र्क है। तो समझ लीजिए कि अगर आप एक ही रेटिंग का सेल दोनों का लेते हैं, एक ही रेटिंग का बैटरी दोनों का लेते हैं, तो अगर लिथियम बैटरी 200 किलोमीटर चल पा रही है, तो उसका आधा ही चल पाती है हाइड्रोजन बैटरी। उतनी ही उसकी एनर्जी आउटपुट है। तो अब उसमें भी सुधार आ रहा है लेकिन वो उस गति से नहीं आ रहा जिससे वो आना चाहिए। बाकी हाइड्रोजन की अपनी दिक्कत होती है कि हाइड्रोजन बड़ी ही विस्फोटक वस्तु है। तो उसको कैसे सेफली स्टोर करा जा सके, कैसे सेफली उसको गाड़ी में रखा जा सके, उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है इस समय। एंड आंसर्स हैं हमारे पास लेकिन अभी वो बहुत महँगे हैं। इसके मुकाबले इथेनॉल बिकम्स एन ईज़ी चैलेंज ईज़ी आंसर एडॉप्शन के टर्म्स में। लेकिन इथेनॉल में अगेन जैसे हमने बात करी थी कि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो जैसे कहते हैं ना क्रॉप रेज़िड्यू से इथेनॉल बनाने के लिए जो है उसकी उसकी लागत और उसकी कीमत को कम नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन वो कम होगा तो शायद इथेनॉल ज़्यादा मेनस्ट्रीम हो जाए। लेकिन अभी हमें खाने के खाद्य पदार्थों पे ही निर्भर होना पड़ रहा है, फूड क्रॉप पे निर्भर होना पड़ रहा है। तो अगर कल को वो इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए फूड क्रॉप डाइवर्ट होते हैं, तो ये इसकी जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी हम सबको। और सर ये जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो मतलब जो एक्सट्रैक्शन है उसको कैसे देखते हैं? ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म भी करते हैं और एनजीओस बने हुए हैं जो एक डेवलपमेंट को रोकते भी हैं और वो उस पे बहस चलती है कि नहीं ये सस्टेनेबल है, नहीं नॉन सस्टेनेबल है और ये लंबे टाइम के लिए है, नहीं है, या कोई जैसे इंडस्ट्रीज लगती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स लगते हैं तो वहाँ पे वो पीआईएल दायर करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं। तो वो किधर खड़े हैं? क्या उनका कोई पोजीशन है? क्योंकि मैं जहाँ तक पढ़ता लिखता हूँ उसमें तो मुझे कोई एकदम फिक्स पोजीशन पता नहीं चलता है। वो तो अभी शायद कंफ्यूज है, इधर-उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं राहुल चल रहा उनका देखिए, व्यूज़। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारी इस तरह की संस्थाएँ जो होती हैं वो बेसिकली उनकी पोज़ीशन सिर्फ़ एक विशेष तरह की हरियाली जो होती है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं उससे चलती है। बट जो जिनको मैं सीरियसली लेता हूँ या जिनके जिनके प्रति मेरे दिमाग में या मेरे मन में रिस्पेक्ट है, उनकी पोज़ीशन बहुत क्लियर है कि ये तो होना ही है और इसकी आवश्यकता है क्योंकि हमें विश्व में जो कार्बन एमिशन है उसको बिल्कुल ही नदारद करना है और ये सब मिलके ये रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन मोबिलिटी ये सारे ऑप्शंस मिलकर ही हम वो अचीव कर पाएंगे और इसके लिए हमारी सरकारों को इनफैक्ट और कोशिश करनी चाहिए और लोगों को बेनिफिट्स देने चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इनकी तरफ आगे बढ़ के इनको अडॉप्ट कर सके उनका तो कईयों का तो ये मानना है कि जो जिन्हें सीरियसली जिनको मैं बोलता हूँ जिनको मैं सीरियसली लेता हूँ उनका तो ये कहना है कि आपको ये कल की बात है, ये तो कल हो जाना चाहिए था, हम आज कर रहे हैं इसको। इलेक्ट्रिक वो ये मतलब क्लीन मोबिलिटी की बात को। तो हाँ, मतलब
बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हमें सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन जिनको लेना चाहिए वो सब इसके से बिल्कुल सहमत है, इसके साथ अलाइन्ड है और वो इसको और आगे कैसे इसको और आगे कैसे बढ़ावा दिलवा सकें, उसके लिए अग्रसर है इनफैक्ट। तो कहीं न कहीं मतलब एक अच्छी खबर ही है हमारे लिए। ये एक ऐसा विषय है जिसपे कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो पा रही है ज़्यादा। जो उनको इन इस तरह की जो गैर कैसे बोलूँ, नॉन सीरियस संस्थाओं को छोड़ के। सर अभी इंडिया ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, तो जो जैसे जो छोटे देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्रीज पे कितना दबाव बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के? देखिए, अब वो अभी जो कॉप 28 जैसे अबू धाबी में हुआ तो उसमें भी हमें दिख रहा था कि इस पे दबाव तो बहुत समय से बन रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े जो अमीर देश हैं, जो ज़्यादा जिनकी हिस्टोरिकल एमिशन ज़्यादा रही है, वो पुशबैक कर रहे हैं बारंबार और उसके पीछे हमारे पास कारण ये हो रहा है कि वो ये खेल खेलते हैं कि चाइना और इंडिया जैसे देश हैं जो इतना एमिशन कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं आप टेबल पे लाते? जबकि हमारी पर कैपिटा बेसिस पे जो एमिशन्स है बहुत ही कम है। तो और जो दूसरे देशों ने किया उसका भार हम क्यों ढोएँ ये बार-बार आता है। फिर भी भारत और चीन जैसे देशों ने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने वो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया है कि ये हम कर रहे हैं, आपकी सहायता के बिना। और इसकी वजह से जो विशेष तौर पे जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं हमारे जैसे या हमसे भी जो पिछड़े देश हैं, उनमें एक उम्मीद जगी कि शायद जो भारत ने और चीन ने जो करके दिखाया है, वो हमारे देश में भी ये हमारे को करने में सहायता दे सकते हैं, हमें पश्चिमी देशों पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो डेफिनिटली भारत ने एक लीडरशिप का रोल तो लिया है इसमें। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे अभी इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भारत ने लॉन्च किया 20 देशों के साथ। आप उसमें कौन-कौन से देश हैं? आप उसमें देशों के नाम सोचिए उसमें अर्जेंटीना है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें यूएस भी है, उसमें भारत भी है, उसमें ब्राज़ील भी है। और ब्राज़ील जैसे देश जो हैं वो भी भारत के स्तर पे ही खड़े हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने तो मतलब ओरिजिनल जैसे होता है ना क्लीन फ्यूल का रेवोल्यूशन तो सबसे पहले वहीं शुरू हुआ था एथेनॉल के साथ 1970 के दशक में, जब ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। तो सब ये मिलके चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा रास्ता दे सके दुनिया को जिससे कि सारे देश मिलके जिसमें अमीर देश भी हैं, जिसमें गरीब देश भी हैं, सबकी समस्याएँ मिलके सुलझा सकें। भारत जो है उस तरह के प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है दूसरे देशों के लिए जिससे कि ये समस्याएँ सॉल्व हो सकें और उसमें हम देख रहे हैं कि ब कई काफ़ी सारे हमारे जो मित्र देश भी हैं, वो इस बात को समझ के इसकी सराहना करके ये हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें एक और उदाहरण जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का था। खैर वो रिन्यूएबल एनर्जी पर है, क्लीन एनर्जी पर है, सोलर एनर्जी से लिंक्ड है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े-बड़े देश हमसे जुड़े हैं आके क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत अच्छी बात कही है और ये जो पूरी दुनिया की समस्या को सॉल्व करने की ज़रूरत जो है, उसके लिए ऐसे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं इस समय। अब सर इंडिया की बात करते हैं, सर ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अरे! इलेक्ट्रिक? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो देखिए बहुत ज़बरदस्त है इसमें। उदाहरण के तौर पे ही मैं बताता हूँ। ओला की फैक्ट्री जो तमिलनाडु में कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, उसमें आपके तकरीबन अभी मतलब फुल कैपेसिटी पे जब करते-करते 1 लाख लोग तक तो सिर्फ़ उसी एक फैक्ट्री में आ जाएँगे, है ना? और उसमें मज़े की बात ये है कि उन्होंने वो फैक्ट्री जो है उसमें वर्कशॉप फ्लोर पे सिर्फ़ औरतें हैं, माइंड यू, ठीक है? तो नारी सशक्तिकरण की जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, असली नारी सशक्तिकरण तो ऐसे होता है। बाकी देखिए सिर्फ़ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से जॉब नहीं होती है, आपके जो उसके लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट होती हैं। फॉर एवरी वन जॉब क्रिएटेड यू कैन से इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस 4 से 5 जॉब तो उसके आस-पास जो उसके कंपोनेंट्स और ये सब चीज़ों के लिए बन रही हैं। फिर आपकी जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। फिर आपके जो उसको इन चीज़ों को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो बहुत बड़ी वैल्यू चेन है, आप समझ लीजिए कि इसमें आराम से आप 20-30 लाख जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड आप क्रिएट कर पाएँगे इस सेक्टर में अलग-अलग तरीके से अगर देखा जाए क्युमुलेटिवली। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, स्किल की ज़रूरत है। मेन चीज़ इसमें जो है स्किलिंग की ज़रूरत है और और स्किलिंग गैप जो है वो इवन जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, अब जैसे जो अभी कंपोनेंट बनाने वाले हैं, कल को उनको दूसरे कंपोनेंट बनाने हैं इलेक्ट्रिक के लिए, तो उनको स्किल ट्रेनिंग देके उनको माइग्रेट कराया जा सकता है, तो ये भी नहीं कि इसमें जॉब लॉसेस नेसेसरीली होंगे।
over the next few years. सर ये इलेक्ट्रिक स्टेशन के बारे में बात करते हैं सर। जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली टीयर 1 सिटीज में तो हमको दिखते हैं स्टेशन कहीं कहीं, बट टीयर 2 सिटीज में तो एकदम नहीं है, कहीं नहीं दिखते वो। बल्कि सीएनजी स्टेशन हर जगह हो गए हैं, बट इलेक्ट्रिक बैटरी स्टेशन नहीं है। तो उस पे कितना गवर्नमेंट कितना प्रोग्रेस कर रही है, काम कर रही है, या देखिए काफी स्लो चल रहा है? गवर्नमेंट उसमें देखिए सब्सिडी जैसे आपकी गाड़ी के लिए मिलती है, तो वैसे चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी केंद्र से भी मिलती है और राज्य सरकारों से भी मिलती है। तो काम तो चल रहा है। देखिए इसमें ना 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि कितनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चल रही हैं किसी क्षेत्र में, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। खैर थोड़ा-सा ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है कि पहले चार्जिंग स्टेशन आना चाहिए या पहले गाड़ी आनी चाहिए। क्योंकि दोनों की ज़रूरत साथ-साथ ही चलती है तकरीबन-तकरीबन। दूसरी बात ये है कि आपके जैसे टू व्हीलर हैं या इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, है ना? या थ्री व्हीलर है, छोटे शहरों में उनमें ना बड़ा एडवांटेज होता है। क्योंकि आपके जो पूरे दिन में जो किलोमीटर जो इनके जितने डिस्टेंस से चलते हैं दिन के, वो आपको या 2 दिन में भी रादर मैं कहूँगा जैसे टू व्हीलर में, वो एक चार्ज में तो 2 या 3 दिन तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। तो आप और ज़्यादातर चार्जिंग जो होती है वो डेस्टिनेशन पे होती है, जिसका मतलब कि आप घर पे कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं या किसी मॉल में कर रहे हैं। तो ऐसे अलग से चार्जिंग स्टेशन सब जगह बनाने का भी कोई तात्पर्य नहीं बनता है। उससे अच्छा तो ये है कि जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बने और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। अब इसका बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि आप ये देखिए कि दिल्ली में जैसे बहुत चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में जो चार्जिंग स्टेशंस का यूटिलाइज़ेशन है बहुत ही खराब है। क्योंकि वो चार्जिंग स्टेशन जो है वो नेसेसरली ऐसे नहीं बने हुए कि आपके मतलब कहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हों। वो ऐसे ही हाईवे पे बीच में खड़े कर दिए। है ना? ये रो या फ्लाईओवर के बाजू में लगा दिए, है ना? जबकि अच्छी यूटिलाइज़ेशन उन चार्जिंग स्टेशंस की हो रही है जैसे किसी ऑफिस में लगे हुए हैं, ऑफिस की पार्किंग में लगे हुए हैं, किसी बड़ी सरकारी बिल्डिंग की पार्किंग में लगे हैं, किसी मॉल की पार्किंग में लगे हुए हैं। या ज़्यादातर जैसे टू व्हीलर्स तो लोग अपने घर पे ही चार्ज कर रहे हैं, बाहर तो चार्जिंग ही नहीं होती उनकी। तो ये तो बात तो इसमें चार्जिंग स्टेशन का रोल डेफिनिटली है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन इवेंचुअली विल बी अ फंक्शन ऑफ आपकी गाड़ी कितनी चल रही है। तो अगर आपके छोटे शहरों में गाड़ी की डेली ट्रैवल कम है, तो चार्जिंग स्टेशन के लिए पुश करना देखिए इसमें क्योंकि सरकारी इन्वेस्टमेंट भी एक हद तक लगती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए पुश किए। बिज़नेस केस अगर बनेगा तो कंपनीज़ अपने आप आ जाती हैं। और चार्जिंग ज़्यादातर जो है वो कार्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है फ्रैंकली देन टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। और सर ये लास्ट में ये जियोपॉलिटिक्स जो है, जो लिथियम के इर्द-गिर्द चल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इर्द-गिर्द चल रही है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इर्द-गिर्द चल रही है। और जो जियोपॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व होती है एनवायरनमेंट में, कि जैसे ये कॉप 22 हुआ, तो जैसे इंडिया है बहुत सारे कमिटमेंट नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से अपने देख के नहीं कर रहा, बट जो रिच कंट्री है जैसे यूएस सबसे ज्यादा मीटर कार्बन एमिटर है, चाइना है कार्बन एमिटर इतना, तो वो केवल पैसे से काम चला लेते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं रियली में? देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कुछ हद तक तो हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है बिकॉज़ अब देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अभी बात चल रही है कि टेस्ला इंडिया में एंटर करना चाह रही है। अच्छा, टेस्ला की मार्केट ज़्यादातर जो है वो लग्ज़री कार सेगमेंट की ही रही है। अफोर्डेबल कार्स में तो वो अभी ही घुसी है बहुत रिसेंट टाइम्स में। लेकिन अब इसकी समस्या ये भी है देखिए कि वो चाह रहे हैं कि पहले हम पूरी गाड़ी इम्पोर्ट करें और फिर हम बाद में मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़रूरी तो है। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अब बीवाईडी जैसी चाइनीज़ कंपनीज़ भी इंडिया में हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो एक्चुअली इंडिया में प्लांट्स लगा सकें। सारे कंपोनेंट्स तो अभी शुरू में नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं एंड इवन दो वी डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चाइना, मतलब दोनों कंट्रीज़ में एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, कुछ चीज़ें करने दो, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी अपनी तरफ। तो इस मामले में एंड चाइना फ्रैंकली इज़ द रियल लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए तो मतलब चीज़ें चल रही हैं एंड इसमें वेस्ट का सपोर्ट हमें और कितना मिलेगा वो तो देखना पड़ेगा विद टाइम। लेकिन हमारी जो अपनी कैपेबिलिटी है, अब उसको स्केल अप करके उस पे इम्प्रूवमेंट करने का बहुत ज़बरदस्त समय आ गया है। रॉ मटेरियल तो हम खुद लेके भी बना सकते हैं। हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ तो हैं। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं? देखिए लिथियम जैसे हम लिथियम की बात करते हैं ना, लिथियम में भी कम से कम 3 या 4 टाइप के लिथियम सेल होते हैं। क्योंकि लिथियम क्या होता है बेसिकली, तो सेल में एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। उसके बीच में से बिजली और उसके बीच में जो भरा हुआ होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, और लिथियम बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? तो वो बनाने बिजली बनाने के लिए चाहिए बेसिकली वो हमें, कैथोड एनोड के अलावा। तो
लिथियम फेरोफॉस्फेट होगा, लिथियम एनएमसी होगा, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड होगा, उसमें भी बहुत चीजें चल रही हैं। इस समय ज्यादातर हम सोच रहे हैं कि लिथियम फेरोफॉस्फेट इंडिया में बनाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी गाड़ियां चलती नहीं है दिन के बेसिस पे ऑन एन एवरेज। दूसरा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी है दूसरी टेक्नोलॉजीज कंपैरेटिवली। बट हाँ, वैल्यू चेन पे हम ऊपर जाएंगे, ये मैं मानता हूँ, डेफिनेटली हम जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे। टेक्नोलॉजी उसके लिए हम मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे लगता है कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज तो सेटअप कर ही रही हैं, इंडियन कंपनी सेटअप कर रही है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरा तो मानना है कि हम इन द नियर फ्यूचर और भी पेटेंट्स और इनोवेशन देखेंगे, जिससे कि हम दूसरे देशों पे कम से कम डिपेंडेंट होंगे फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज सेल्स, दीज कंपोनेंट्स। हाँ, ये है कि बेसिक चीजें जो रॉ मटेरियल को लेके शायद हम फिर भी थोड़ा टाइम और रहेंगे, जब तक कि हम अपनी खुद की सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करते हैं। बट ये मेरा मानना है कि हमारी अपनी आत्मनिर्भरता आएगी और जल्दी आएगी। सर, आप अपने तरफ से कुछ इनलाइटमेंट करना चाहते हैं हम लोग को तो? देखिए, मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूंगा कि आप डेफिनेटली, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, स्कूटर्स यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ही लीजिए। आपको सच्ची में बहुत फायदा पहुंचेगा, ये मैं कह सकता हूं आपको। और आज की डेट में तो फाइनेंसिंग भी आसान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सेफ हैं। डोंट वरी, ये जो आपको सो कॉल्ड फायर के इंसिडेंट्स आते हैं, ज्यादातर वो ह्यूमन एरर होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही रेयरली आता है। और आप ये सोचिए कि एक आपकी एनवायरमेंटल ड्यूटी की तरह समझिए, फायदे के साथ साथ, कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन इस समय, क्लाइमेट चेंज तो छोड़ दीजिए, जलवायु परिवर्तन छोड़िए, इस समय एयर पोल्यूशन की इतनी हालत खराब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना बहुत आवश्यक हो गया है। मतलब ऐसा है कि आपको आज ही आज कर लेना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। तो अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों की स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेंगे आगे से। मैं तो यही कहूंगा लोगों को। थैंक यू सर, आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप अरे बनारस आए आपका, हुए हो सर कभी? अरे बिल्कुल आऊंगा, मैं जब भी काशी आता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ आके। जी आपका जी सर। आपका धन्यवाद, आपने अवसर दिया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए, प्रयासरत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।